नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। जिन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है उनके लिए बचा है बस थोड़ा ही वक्त, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न ये सोच के नहीं भरा है कि वो तो एलिजिबल ही नहीं है, वो तो टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है, 2.5 लाख से कम है उनकी आय, तो उनको रिटर्न भरने की क्या जरूरत। लेकिन हर किसी को रिटर्न भरने की जरूरत है कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हो सकती हैं उस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ आज हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सुशील जैन। सुशील जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और साथ ही आज के शो में क्या है खास, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे टैक्सेबल इनकम नहीं तो भी क्या है आईटीआर भरना जरूरी, आईटीआर भरते वक्त किन गलतियों से बचना है जरूरी, आईटीआर भरने पर टैक्स पेयर को मिलते हैं क्या क्या फायदे। साथ ही जानेंगे म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आज निवेश और जज्बात का कनेक्शन। सुशील जी, आज एक थोड़ा सा भ्रम हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं खास तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए। कई लोगों को लगता है वो तो टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते ही नहीं है, तो उन्हें आईटीआर भरने की क्या जरूरत है। लेकिन शायद ये जानना और समझना जरूरी है सबके लिए कि कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जब आपको भरना पड़ता है आईटीआर, इवन इफ अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आते हैं। तो वो आप पहले बताइए कि क्या अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है हर किसी को आईटीआर भरना, और कौन सी वो कंडीशंस हैं जो जरूरी है हर किसी के लिए खासतौर पर आईटीआर भरने के वक्त। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आईटीआर भरना ज़रूरी है। कुछ लॉज़ हैं जिसको हमें फ़ॉलो करना होता है। लेकिन एक ये ज़रूर गुज़ारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि आईटीआर अपने फ़ायदे के लिए भी भरी जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपना फ़ायदा आप देखिए। आप आईटीआर फ़ाइल करते हैं तो आपकी कई चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब दूसरी चीज़ एक ये रहती है कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो मेरी ज़रूरत नहीं है आईटीआर फ़ाइल करने की। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें आईटीआर फ़ाइल करनी पड़ती है, इवन अपने 2.5 लाख से कम इनकम हो उसके बावजूद भी। उनमें जैसे अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो इन्वेस्टमेंट्स है या प्रॉपर्टी है अब्रॉड, इंडिया के बाहर, और तब उस केस में आपका इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो, आप टैक्सेबल इनकम आपकी ना हो, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है एज़ पर लॉ। सेकंड कंडीशंस जैसे आती है कि अगर आपके या आपकी फैमिली के लिए आपने कोई भी फॉरेन विजिट के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये 2 कंडीशंस ये हुई, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई करेंट अकाउंट है, आपके नाम पे अकाउंट है जिसमें आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का जमा किया है, तो आपको चाहे इनकम कोई जनरेट हुई हो या ना हुई हो वहाँ से, बट आपको इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि आज की डेट में अब काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो हमारा खर्चा है। बट अगर आपने साल भर में 1 लाख से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो भी आप आईटीआर रिटर्न फाइल करने के कंपल्सरी कंडीशंस में आ जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं जो कि अगर आपको होती है, फुलफिल करते हो आप वो कंडीशन, और आपकी इनकम अगर नहीं है 2.5 लाख से ऊपर, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। आप निष्फ़िक्र होके नहीं बैठ सकते। जी। बिल्कुल, तो आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, वैसे आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरी करनी चाहिए। आईटीआर आपको भरना है, जैसा सुशील जी ने बोला, कुछ आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस अगर किए हैं तो जरूरी है दिखाना। क्या हम ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं सुशील जी यहाँ पर? क्योंकि जितने भी आपने यहाँ पर कंडीशंस गिनाए हैं, उसमें जैसे विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज्यादा खर्च करना, या फिर बिजली का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा आ जाए, तो और कुछ ऐसे भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है, इवन इफ अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो। जी बिल्कुल, हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन अगर आप करते हैं तो आपके 26 एएस में भी रिफ्लेक्ट करता है वो, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इन सब उन केसेज़ में आपको डेफ़िनेटली आईटीआर फाइल करनी चाहिए।
जिससे कि आपको अगर आगे कोई आईटीआर की तरफ से इंक्वायरी आए तो आपके पास पुख्ता जवाब हो उसका। तो अगर नहीं फाइल करते हो तो आप इस तरह के एक नोटिसेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। जी। बिल्कुल। अब ये समझना ज़रूरी है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसके फ़ायदे और नुकसान ढूँढते हैं सुशील जी। इसलिए आईटीआर भरने का फ़ायदा क्या है? जैसा आपने बोला शो की शुरुआत में ही कि हमें रिटर्न भरने का फ़ायदा अपने लिए देखना चाहिए। इसलिए आईटीआर भरने का एक टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा मिलता है? जी देखिए, टैक्स पेयर को अगर मैं डायरेक्ट फ़ायदे की कहूँगा तो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आपको अगर आपका कोई एफडी है, वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आपको ये लगता है कि वो टैक्स हमें रिफंड क्लेम करना है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। उसके अलावा और कोई उसका चारा नहीं बचता है। लेकिन ये आप ये देखिए कि आईटीआर रिटर्न आपका एक बेनिफिट ये देता है कि आपकी हर चीज़ें एक जगह आपके इकट्ठा हो जाती है। हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि आपको विल बनाना चाहिए। विल किस लिए बनाना चाहिए कि आपके फैमिली को आपकी चीज़ें, आपकी पूँजी सारी, आपकी संपत्ति, पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर तरीके से उनको मिल जाए। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल काम करते हो तो आपका ये काम आधा हो जाता है, क्योंकि आप आईटीआर में सारी चीज़ें मेंशन करते हो। तो आप ये मत देखिए इनकम है या नहीं, रिफंड मिल रहा है कि नहीं, स्टिल आपको आईटीआर उसमें फाइल करें तो आपको रिफंड का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कई बार हमारे को लॉस हो जाते हैं। अब इनकम टैक्स आपको सीधा इनकम के ऊपर ही चार्ज करती है ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स बहुत फ्रेंडली है, और अगर आपके लॉस होता है तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन देती है। तो आप नेक्स्ट 7 ईयर तक अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे कोई फ़ायदा हो, मुनाफ़ा हो तो उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी इनकम टैक्स आपको देती है, लेकिन आपको उसके लिए आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। उसमें आपको मेंशन करना होता है और कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो उस लॉसेस को। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ना हो तो आपको लगता है कि हमें ज़रूरत क्या है? लेकिन कई जगह आप टैक्स, जैसे आपके खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस वगैरह है, इन सबको भी आप आईटीआर फाइल करते वक़्त क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन में। सो ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको आगे के लिए कहीं पे भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है, कई बार ऐसा होता है कि चलो अब फॉरेन ट्रिप पे बच्चे नहीं भेजना है, तो आपकी उनकी आईटीआर का वीज़ा के लिए आईटीआर की कॉपियाँ माँगी जाती है, तो वो आपको वहाँ पे हेल्प होती है वीज़ा के लिए। इसके अलावा जो आज की डेट में लोन के लिए ज़रूरत होती है, एजुकेशन लोन कह लें या फिर आप अपना हाउसिंग लोन लें, वहाँ पे भी आपको आईटीआर की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। सो आपको आईटीआर फाइल करने के बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा मैं देखता हूँ एज़ एन एडवाइज़र, कि आपकी जो भी अर्न की हुई जो भी संपत्ति है, ज़्यादा है, कम है, इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें एक जगह आ जाती है और नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने में आपको आसानी होती है। ये भी आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है आईटीआर रिटर्न फाइल करने का। जी। तो आईटीआर भरने के फायदे अनेक, ये समझना आप सबके लिए जरूरी है, लेकिन किन गलतियों से बचना चाहिए? देखिए, आईटीआर फाइल करते वक़्त सबसे पहली गलती तो ये होती है कि हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा लेके नहीं बैठते हैं, और लास्ट मोमेंट पे हमें चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ वगैरह हैं, जहाँ पे भी एफडी करा रही है, उनकी डिटेल्स, कितना इंटरेस्ट वगैरह आया है, बैंक स्टेटमेंट, ये एक जगह लेके बैठिए। और जो एंट्री करने में जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल डालने में, वो काफ़ी कॉमन मिस्टेक होती है। वहाँ पे अगर आप एमआईसीआर या उसका कोड, बैंक अकाउंट नंबर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं फीड करते हो, तो आपका अगर कोई रिफंड है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आप भूल जाते हो बैंक का इंटरेस्ट का। सेक्शन 80 टीटीए में आपको ₹10,000 तक का तो छूट मिलती है। आप डेफ़िनेटली वो छूट क्लेम कीजिए। साथ में अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तो उसको टैक्स में ऐड करना होता है, टैक्सेबल इनकम में पहले ऐड करना होता है। सो वो एक आपकी मिस्टेक रह जाती है, और जो हम लोग एटीसी के बेनिफिट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से हो और उनको प्रॉपर क्लेम करें। ये गलतियाँ, मेजर गलतियाँ जो कॉमन सब करते हैं, ये वो गलतियाँ हैं। इसके अलावा आपके और भी चीज़ें हैं, टैक्स कैलकुलेशन की गलतियाँ हो जाती है। कहीं पे हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते, हम फॉर्म, जैसे अगर सैलरीड क्लास है, फॉर्म 16 को बेस करके रिटर्न फाइल कर देते हैं। बट फॉर्म 16 में उतनी ही चीज़ें इंक्लूड होती है जो आप उनको बताते हो, और उस जो सैलरी वो एम्प्लॉयर आपको देते हैं। बट कई इनकम ऐसी होती है जो आप एम्प्लॉयर को पता नहीं होती, वो उसमें ऐड नहीं होती है। इस वजह से आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन बातों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए आईटीआर रिटर्न को फाइल करना चाहिए। जी। तो
आईटीआर फाइल करना चाहिए इवन इफ आप टैक्सेबल इनकम में ब्रैकेट में नहीं आते हैं और नहीं भरा तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और कोई लॉस हुआ है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और 5,000 रुपए तक की पेनल्टी का भी प्रावधान है। तो इसकी नौबत ही क्यों आने दे। थोड़ा समय बाकी है, अब तक नहीं आईटीआर भरा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो अब तक नहीं दिखाए, वो आपको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से आईटीआर भर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप हमारे साथ आज इस खास सेगमेंट में शामिल हुए। नमस्कार, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस मास्टर क्लास में कोशिश करते हैं निवेशकों को अलग अलग म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई बारीकियां समझाने की। आज की हमारी ये मास्टर क्लास बेहद ही अलग और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम निवेशकों के मन की गहराइयों तक पहुंचेंगे। बाजार के अलग अलग चाल के हिसाब से निवेशकों का जो व्यवहार है यानी बिहेवियर कैसे बदलता है, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे खास मेहमान का सबसे पहले परिचय करा दें। सुरंजना बोर ठाकुर, हेड नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट, मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। सुरंजना, आपका स्वागत करते हैं इस मास्टर क्लास में और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये। ज्यादातर हम फंड्स की बात करते हैं, कहां पर निवेश करना है, कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक निवेशक के व्यवहार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर जब बाजार में हम उथल पुथल भी देखते हैं। इसलिए मैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि एक निवेशक के बिहेवियर को समझना खासतौर पर निवेश करने से पहले या निवेश के दौरान इतना जरूरी क्यों है? शुक्रिया स्वाति, आप थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्रोग्राम। जैसे कि आपने बोला, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प विषय है और इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है क्योंकि इसके इतने अलग अलग पहलू हैं। बट इससे पहले कि इस विषय के बारे में और गहराई से बात करें, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट का जिक्र करना चाहती हूँ। आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि कोई भी वित्तीय निवेश के जरिए की बात करेंगे तो उसके दो प्रकार के रिटर्न होते हैं। एक होते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न मतलब आपके एक निर्धारित समय के अंदर पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होता है। दूसरा होता है इन्वेस्टर रिटर्न यानी कि उसी समय में निवेशक ने कितना रिटर्न बनाया। वैसे तो आप सोचेंगे, ऊपर से देखने से आपको लगता है कि ये दोनों रिटर्न तो वैसे सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दोनों रिटर्न्स एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। ज्यादातर समय इन्वेस्टर के रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से काफी कम होता है और इसका सबसे बड़ा कारण है बिहेवियरल गैप। और ये बिहेवियरल गैप क्या होता है? आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित होके निवेशक द्वारा किए गए जज्बाती फैसले, इन जज्बाती फैसलों से उनके रिटर्न्स में काफी फर्क आता है, उनके पोर्टफोलियो में काफी फर्क आता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बिहेवियर को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सुरंजना, आपने एक शब्द का बहुत बखूबी इस्तेमाल किया, वो था जज्बाती फैसले, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इमोशंस और व्यवहार। ये समझना बेहद जरूरी है। ना सिर्फ आपको पैसे लगाने हैं बल्कि पैसों को सही ढंग से मैनेज भी तो करना है। इसलिए अगर जज्बात आपके पैसों में आ जाते हैं तो कई ऐसे डिसीजंस हैं जो शायद कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। अब मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल सुरंजना आपसे जानना चाहूंगी। हम मार्केट में अलग अलग साइकिल्स देखते हैं, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, तो आम तौर पर निवेशकों के मन में भी कुछ ऐसी उथल पुथल होती है। हम कौन से इमोशंस या बिहेवियर्स इस दौरान खास तौर पर एक निवेशक में देखते हैं? जैसे कि आपने बोला, कई बार बाजार के अस्थिरता को देख के, उतार चढ़ाव के देख के निवेशक के मन में बहुत सारे भावनाओं का प्रकट होता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, निवेशक और आशावाद होने लगते हैं और उत्साह बढ़ता है उनका और ज्यादा पैसे डालने का लालच भी बढ़ जाता है। इस लालच के कारण इनफैक्ट बहुत सारे निवेशक तेजी से मुनाफा कमाना चाहते हैं। बट ऐसे समय में क्या होता है कि बाजार एक यूफोरिक स्टेट में पहुंच जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक बबल सा क्रिएट हो जाता है, जिस समय
आपके कोई भी बाजार के कोई भी कीमत को अगर आप देखेंगे तो वो उसके मौलिक कीमत से बहुत अलग हो जाता है। इस समय मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जब मार्केट गिरने लगता है तो निवेशक के मन में जैसे दुश्चिंता होने लगती है, घबराहट होने लगती है, उनको अविश्वास का भावना होता है, उनको डर लगने लगता है और ये ऐसे संतरास के भावनाओं से प्रभावित होके वो अपने पोर्टफोलियो में सेल करने बेचने लग जाते हैं और जिससे कि मार्केट क्रैश हो जाता है। और इसी लालच और डर के भावना इस चक्कर से निकलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट जाने-माने निवेशक वॉरेन बफे ने बोला है कि ये लालच और डर ये दोनों मार्केट के बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी सा फैल जाता है और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक बीमारी हो सकता है। और एक चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे से प्रभावित होके कभी निवेशक को निवेश नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि दूसरों का अनुसरण करना एक बहुत मानवीय व्यवहार होता है। पर जब निवेश की बात होती है ये चीज बिल्कुल उचित नहीं होती। इसको हम हर्ड मेंटालिटी या भेड़चाल भी बोलते हैं, जिससे बचना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आपने एक और बहुत जरूरी बात कही यहाँ पर सुरंजना, और कुछ जो शब्दों का आपने इस्तेमाल यहाँ पर किया वो है लालच और डर, फियर एंड ग्रीड। ये बाजार में बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। अगर मैं पिछले कुछ समय का उदाहरण आपसे समझूं जिसमें निवेशकों की ये जो दो इमोशंस थे वो बिल्कुल ज्यादा सामने निकल कर आए, तो वो कौन से उदाहरण हो सकते हैं? शायद इन उदाहरण के जरिए निवेशकों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि बाजार की कौन सी चाल में निवेशक डर दिखाते हैं और कौन सी चाल में या कौन से समय में लालच आ जाता है। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो कई बार जब मार्केट्स ऊपर जाने लगता है, अभी जैसे हमने हाल ही में देखा कि मार्केट्स ने काफी अच्छा किया, तो मार्केट्स का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो क्यों बढ़ता है? ज्यादा से ज्यादा निवेशक जब उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं तो वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लालच जो बढ़ती जाती है उससे एक बबल सा क्रिएट हो सकता है और ये मार्केट के ऊपर जाने पे ही और ज्यादा प्रेशर देता है और ज्यादा मार्केट ऊपर जाता रहता है। और जैसे ही मार्केट्स का क्रैश होने लगता है, जैसे थोड़े से करेक्शंस होने लगते हैं, आपने देखा है बहुत ज्यादा चर्चा होने लगती है, बहुत ज्यादा निवेशक एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं और उसी दौरान वो अपने पोर्टफोलियो में जितना एलोकेशन होना है वो बिना सोचे समझे बहुत बार दूसरों का सुन के, पड़ोसी का सुन के, दोस्तों का सुन के वो उसमें डर के मारे वो अपने पोर्टफोलियो में बेच देते हैं, जो कि उनके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में। तो किसी के कहने पर, कहीं से सुनने पर आपको अपने फैसले निवेश के खास तौर पर वो आधारित नहीं करने हैं, और खास तौर पर अपने इमोशंस या लालच और डर के बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं करें, जैसे सुरंजना ने भी बहुत बखूबी बताया। अब ये जो बिहेवियरल बाइसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं सुरंजना, इससे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? क्योंकि ये इमोशन बेस्ड है और इमोशंस को काबू में करना या बिहेवियर को बदलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, और खासतौर पर जब वो निवेश से जुड़ा हुआ हो। तो कौन से स्टेप्स आप बताएंगे जिनसे इन बिहेवियरल बाइसेस से कोई निवेशक बच सकता है? स्वाति, इससे पहले कि हम कैसे बच सकते हैं बोलना है, मैं थोड़ा सा आपको एक दो उदाहरण देना चाहती हूँ कि बिहेवियरल बायसेस होते क्या है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि वैसे तो बिहेवियरल बायसेस यानी कि आपके जो व्यवहार संबंधी रिएक्शंस होते हैं मार्केट के, वो बहुत तरह के होते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे एक होता है कि रीसेंसी बायस। ये रीसेंसी बायस क्या होता है कि हाल ही में हुए हुए किसी भी घटना से प्रभावित होके आप कुछ फैसले लेते हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो सकता है या खराब भी हो सकता है, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है वो आपको डिसाइड करना है। तो कई बार ऐसे होता है कि किसी भी एसेट क्लास या प्रोडक्ट में जैसे आपका वो अच्छा कर रहा है पिछले 6 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, आप उसी को देख के और ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं, जबकि उस प्रोडक्ट का आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो आपको सोच समझ के करना चाहिए। दूसरा है कि लॉस अवर्शन। बहुत बार क्या होता है कि
जिसको हम ऐसे नुकसान निवारण भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ये एक बहुत मानवीय स्वभाव का बहुत अहम हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जैसे आप एक निर्धारित कॉस्ट का एक वैल्यू का एक चीज़ जब आपको मिलता है, आपको जितनी खुशी मिलती है इस चीज़ को मिलने से, उसी चीज़ को खोने से आपको उसका डबल, उसका दुगना दुःख होता है। इसकी वजह से क्या करते हैं बहुत निवेशक अपने खरीदे हुए चीज़ को बेचते नहीं हैं और वो उसी को पकड़ के बहुत दिन तक बैठे रहते हैं, जबकि उसमें उनको काफ़ी नुकसान हो रहा होता है। फिर होता है कि जैसे फ़ैमिलियरिटी बायस क्या होता है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगे, जो कम्फर्ट ज़ोन में हो, आप उसी को और खरीदते रहो। जैसे हमारे इंडिया में देखा गया है कि गोल्ड या रियल एस्टेट में लोगों को बहुत कंफर्ट है, जिसकी वजह से वो उसी में और इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक और बायस है जैसे कंफर्मेशन बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से होता है, क्योंकि कंफर्मेशन बायस मतलब आप जो चीज को विश्वास करते हैं उसी के रिलेटेड चीजों को आप और पढ़ते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और विश्वास करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके दोस्त ने बोला कि गोल्ड का रिटर्न इक्विटी से ज्यादा अच्छा है, आप उसी टाइम, अगर आप कंफर्मेशन बायस के शिकार हो तो आप उसी टाइम फ्रेम के रिटर्न्स देखने की कोशिश करोगे जिस टाइम फ्रेम में गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया है इक्विटी से, ना कि आप उसके विपरीत कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे। सो ये सब बायसेस अलग अलग होते हैं और इससे बचने के कुछ चीजें मैं बताऊंगी। एक तो है कि आप जो एक चीज हर जगह लिखी हुई होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से अगर आप ये चीज दिमाग में लेके चले तो आप कई बिहेवियरल बायसेस से आप वैसे ही छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस को लेके बहुत चीजें आपके दिमाग में चलता है, बहुत डिसीजंस आपके दिमाग में चलता है जो महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक और चीज मैं बताऊंगी कि आप जब अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को सोच समझ के कीजिए। आप अपनी रिस्क को समझने की कोशिश कीजिए, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मार्केट की रिस्क और प्रोडक्ट और एसेट क्लास जिसमें आप निवेश कर रहे हो उसके भी रिस्क, इन तीनों की अच्छी संतुलन होना बहुत जरूरी है। आपको गोल प्लानिंग भी अपनी अच्छी से करनी चाहिए जबकि आप एक लक्ष्य को लेके जब आप निवेश करते हो, इस तरीके से निवेश करने से आप काफी लंबे समय तक डिसिप्लिन वे में निवेश करते रहना चाहोगे, क्योंकि आप एक कमिटमेंट करते हो। और ये सबको इकट्ठे रख के आप जब अपनी एसेट एलोकेशन करते हो, जिसमें आपकी एसेट, आपकी जो पोर्टफोलियो में जो विविधता को रखते हुए जो एसेट क्लास के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लास में निवेश करते हो, उससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। सो ये अलग अलग, मैं यही बोलूंगी कि लेट्स कीप द इमोशंस आउट ऑफ इन्वेस्टिंग। भावनाओं को निवेश के निर्णयों से आप बाहर रखें और तभी आपको लंबे समय में प्रशस्त रिटर्न्स बना सकते हैं। सो निवेश में हमेशा आप फैसले ना कि दिल से ले, हमेशा दिमाग से ले, अनइमोशनली ले, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा अपने ज्ञान को, नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहें, वैसे ही आपको आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी और आपके अपने पोर्टफोलियो में आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। जी सुरंजना, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेरे ख्याल से पूरे इस मास्टर क्लास को समअप भी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ म्यूचुअल फंड की इस मास्टर क्लास में शामिल होने के लिए। तो आज की इस मास्टर क्लास में बस इतना ही।